जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्य की एवं रसायनी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 1. वर्गीकरण से प्रमाण। 2. तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। 3. अवशोषी अंगों से प्रमाण। 4. संयोजता जंतुओं से प्रमाण। 5. पूर्वजता से प्रमाण। 6. तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। 7. भौगोलिक वितरण से प्रमाण। 8. तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनी से प्रमाण। 9. आनुवांशिकी से प्रमाण। 10. पशुपालन से प्रमाण। 11. रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12. जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई दे सकते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण: सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरेस, रेडियो अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण: तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति को भेज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, वेस्टिजाइल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। पृष्ठ 376। उदाहरण: कर्ण, पल्लव, पायना, त्वचा के बाल, बमीफार्म, एपेंडिक्स आदि। नोट: मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीन कालीनों जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विज्ञान के सिद्धांत, जैव विज्ञान के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। 1. लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण: जिराफ की गर्दन का लंबा होना। 2. डार्विनवाद, डार्विनिज्म। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है।
चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वो बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं: 1. विविधता, 2. उत्परिवर्तन, 3. प्रकृतिवरण, 4. जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। 3. उत्परिवर्तनवाद। ये सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्राइज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। 1. नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि ये उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। पृष्ठ 377। 2. इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। ये उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। 3. उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। 4. सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 5. जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। 6. उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। 5. वनस्पति विज्ञान। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1. पादपों का वर्गीकरण। एक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है। पादप जगत: 1. अपुष्पोद्भिद क्राइपोटोजेम। 2. पुष्पोद्भिद वर्ग फेनेरोजेम। अपुष्पोद्भिद के 3 भाग होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के भी 3 भाग होते हैं: शैवाल, एल्गे, कवक, फंगी, 3 जीवाणु, बैक्टीरिया। पुष्पोद्भिद वर्ग के 2 वर्ग होते हैं: नग्नबीजी तथा आवर्तबीजी। आवर्तबीजी के भी 2 भाग होते हैं: एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। अपुष्पोद्भिद पौधा क्राइपोजेमस। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया: थैलोफाइटा, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाए थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवाल, एल्गे, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनका शरीर सुकाए सदृश होता है। लाभदायक शैवाल: 1. भोजन के रूप में फॉरफाइरा अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। 2. आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। 3. खाद के रूप में नास्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि। पृष्ठ 378। 4. औषधियां बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। 5. अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया या बेलोनिया आदि। नोट:
क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रा को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कवक फंगी, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। रोग तथा कवक, दमा, एस्परलिजस फ्यूमिगेटस, एथिलीट वुड, टीनिया पेडिस खाज, एकेरस स्केबीज गंजापन, टीनिया केपेटिस दाद, टाइकोफाइटान लेस्कोसए। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और समट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूज सी फायर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने की लाल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ सुगरकेन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीव स्पॉट ऑफ राइस, आलू का पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डंपिंग रोग, डैम्पिंग्स ऑफ सेडलिंग्स। जीवाणु, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा गया है। एहरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। विषाणु, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण: 1. ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। 2. इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण: 1. इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। 2. किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। 1. पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। 2. जंतु विषाणु, इनमें DNA या कभी-कभी RNA भी पाया जाता है। 3. बैक्टीरियाफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट: जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। पृष्ठ 379। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। 1. छड़ाकार या बेसिल्स, ये छड़नुमा या बेलनाकार होता है। 2. गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। 3. कोमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के उदाहरण विब्रियो, कॉलेरिक आदि। 4. सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम। जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना तथा नास्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण, पैस्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। 1. लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। 2. हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से वालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं।
आचार मुरब्बे शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन लास्ट मॉलिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीतल संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। ब्रायोफाइटा ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फैगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फैगनम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फैगनम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पृष्ठ 380। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएं कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फेनेरोजेमस इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं। नग्न बीजी जैम्नोस्पर्म व आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद ज़ेरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगोबाइलोवा व मेटासिकोया है। जिंगोबाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व 1. भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। 2. लकड़ी चीड़ यानी पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। 3. वाष्पीय तेल चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंड्रस का तेल तथा जूनीपेरस की लकड़ी से सेडस्कास्ट तेल मिलता है। 4. टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। 5. रेजिन कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1. एक बीज पत्री पौधे। 2. द्विबीज पत्री पौधे। पृष्ठ 381। एक बीज पत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इनके कुल का नाम, एक प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। 1. कुल का नाम लिलिएसी, प्रमुख पौधों का नाम लहसुन और प्याज। 2. पालमी, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। 3. ग्रेमिनेसी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीज पत्री पौधे इस वर्ग में वो पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। 1. क्रूसीफेरी,
मूली, शलजम, सरसों। 2 मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। 3 लेग्यूमिनोसी, बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। कंपोजिटी, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। रुचैसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मुसम्मी, बेल, कैता, कामिनी। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सोलेंसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोरा, टमाटर आदि। 8 रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। 2 पादप आकारकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारकी, मॉर्फोलॉजी, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारकी कहते हैं। जड़, रूट, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़, टैप रूट तथा 2 अपस्थानिक जड़, एडवेंशियस रूट। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार, कॉनिकल, गाजर, कुंभी रूप, नेपिफॉर्म, शलजम और चुकंदर, तरकू रूपी, फ्यूजिफॉर्म, मूली। तना, स्टेम, ये पौधों का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये प्रांकुर से विकसित होता है। ये पौधे का प्ररोह तंत्र बनता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तने, कंद, ट्यूबर, उदाहरण आलू। धनकंद, कॉम, बंडा, केसर, शल्ककंद, बल्ब, प्याज। प्रकंद, रिजोम, हल्दी, अदरक। पत्ता, लीफ, ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प, फ्लावर, ये पौधे का जनन अंग है। पृष्ठ 382। पुष्प में बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कैरोला, पुमंग, एंड्रियोशियम और जायांग, जीनियोशियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण, पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय, ओवरी, 2 वर्तिका, स्टाइल एवं 3 वतिकाग्र, स्टिग्मा। परागण, पॉलिनेशन, परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्व परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, 2 पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मज जाइगोट कहलाता है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्वि संलयन, डबल फ्यूजन होता है। अनिषेचक फलन, पाट, हेनो, कार्पी। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फलन, पाट, हेनो, कार्पी कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, 2 पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, 3 संग्रथित फल, कंपोजाइट फ्रूट, कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, 1 सेब, खाने योग्य भाग, पुष्पासन, 2 नाशपाती, खाने योग्य भाग, पुष्पासन, 3 आम, खाने योग्य भाग, मध्य फल भित्ति, 4 अमरूद, खाने योग्य भाग, फल भित्ति और बीजांडसन, 3 अंगूर, फल भित्ति और बीजांडसन, 6 पपीता, मध्य फल भित्ति, 7 नारियल, भ्रूण पोष, 8 टमाटर, फल भित्ति एवं बीजांडसन, 9 केला, मध्य एवं अंतः भित्ति।
10 गेहूं, भ्रूणपोष एवं भ्रूण, 11 काजू, पुष्पवृंत या बीजपत्र, 12 लीची एरियल, 13 चना बीजपत्र एवं भ्रूण, 14 मूंगफली बीजपत्र एवं भ्रूण, 15 शहतूत रसीले परिदल पुंज, 16 कटहल परिदल पुंज एवं बीज, 17 अनानास परिदल पुंज, 18 नारंगी जूसी हेयर। पृष्ठ 383। 3 पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। ऊतक टिश्यू समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू 2 प्रकार की होती है, विभज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 2 स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। विभज्योतकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेज्म, पार्श्व विभज्योतक, लैटेरल मेरिस्टेम्स, अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू तथा जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कॉलनकाइमा, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेकाइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। विभज्य ऊतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों के वर्धी क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभज्य ऊतक मेरिस्टेज्म कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभज्य ऊतकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। 1 ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। 2 इनकी भित्तियां पतली तथा एकसार होमोजेनियस होती हैं। 3 जीव द्रव्य सघन केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। 4 कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टम्स ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभज्य ऊतक लैटेरल मेरिस्टम्स इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे गर्थ में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टम्स ये वास्तव में शीर्षस्थ विभज्य ऊतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता जैसे वैसे पौधों के लिए है जिनका शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभज्य ऊतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। पृष्ठ 384। जाइलम इसे प्रायः काष्ठ वुड भी कह देते हैं। ये संवहनी ऊतक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। 1 जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं 2 यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की ये विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम ये भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। 4 प्रकाश संश्लेषण पौधों में जल, प्रकाश, पर्णरहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 + 12H2O प्रकाश क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण ऑस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के एक परमाणु होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन ऑक्सीडेशन अपचयन रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। 1. प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन। 2. रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया डार्क केमिकल रिएक्शन। 1. प्रकाश रासायनिक क्रिया। ये क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। 2. रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। ये क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। पृष्ठ 385। 5. पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। 1. ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य: 1. इसका कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। 2. ये पत्तियों का विलगन रोकता है। 3. ये खरपतवार को नष्ट कर देता है। 4. इसके द्वारा अनिषेचक फल प्राप्त किए जाते हैं। 5. ये फसलों को गिरने से बचाता है। 2. जिबरेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। ये फूल बनने में मदद करता है। ये बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठीय पौधों में एघा कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। 3. साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ये जीर्णता को रोकता है। ये RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। 4. एबसिलिक एसिड। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में वियरिंग ने की। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये बीजों का सुषुप्ता अवस्था में रखता है। ये पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये पुष्पन में बाधक होता है। 5. एथिलीन। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। ये फलों को पकाने में सहायता करता है। ये मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ये पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के विलगन को प्रेरित करता है। 6. फ्लोरीजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। 7. ट्राउमेटिन। ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। पृष्ठ 386। 6. पादप रोग प्लांट डिजीज। 1. विषाणु जनित रोग वायरल डिजीज।
एक, तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस TMV है। नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। 2. पोटैटो मोज़ेक। ये रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। 3. बंकी टॉफ ऑफ बनाना। ये रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। 4. रंग परिवर्तन। हरिमाहीनता एक विषाणुजनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में शिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बेंडिंग में शिराएं हरी व अन्य भाग में हरी माहीनता होती है। 2. जीवाणु रोग, बैक्टीरियल डिजीज। एक, आलू का शैथिल रोग, विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनोसियरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। 2. ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाती है। 3. धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा सपाट दिखाई देता है। 4. साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक जैंथोमोनास सीट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू के पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। 5. गेहूं का टुंडू रोग, टुंडूज डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। 3. तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, किस तत्व की कमी से? जस्ता। रोग या लक्षण, लीची में पत्ती जलना, किस तत्व की कमी से? पोटेशियम। नींबू में डाइबैक, किस तत्व की कमी से? तांबा। नींबू में लिटिल लीफ, किस तत्व की कमी से? तांबा। फूल गोभी में ब्राउनिंग, किस तत्व की कमी से? नाइट्रोजन। मटर में मार्श रोग, किस तत्व की कमी से? मैग्नीज। आलू का ब्लैक हट रोग, किस तत्व की कमी से? भंडारण में O2 की कमी। धान में खैरा रोग, किस तत्व की कमी से? जस्ता। आंवले में निक्रोसिस, किस तत्व की कमी से? बोरीन। शलजम में वाटरकोर, किस तत्व की कमी से? मैंगनीज। फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरोन। गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम। मक्का में व्हाइट बर्ड, जस्ता। चुकंदर में हट रॉट, किस तत्व की कमी से? बोरोन। पृष्ठ 387। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण एवं विवरण। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। ये एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवर्तबीजी पौधा लेमना, ये जलीय आवर्तबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया लीजिया, ये भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा फल लॉडोसिया, इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं, ये केरल में पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला, ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया ऑर्नोलाइट, व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। ये व्हाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवर्तबीजी आरसीथोबियम, ये एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, ये एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबे गुणसूत्र में ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं।
सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेपेक्टम। टेनिस गेंद जैसा फल केंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका, इसमें कैपीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपावर सोमेनीफेरम, इसमें मॉर्फिन होती है। नोट 1, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। 2, केसर मसाला सैफरॉन स्पाइस बनाने में पौधों का बतिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। 3, हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। पृष्ठ 388।